प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में अपन लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ईथर। सबसे पहले बच्चों मैं आप लोग को बताऊंगा कि ईथर की कुछ छोटी छोटी बातें, और फिर बच्चों मैं आप लोग को बताऊंगा कि ईथर किसके साथ रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बनाता है। ठीक बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं ईथर होता क्या है। ईथर क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की चैन होती है। अब वो कार्बन की चैन एल्काइल के फॉर्म में हो सकती है या तो एराइल के फॉर्म में, कहने का मतलब फिनाइल के फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक, और यही बच्चों जो OR ग्रुप है, यही बच्चों ईथर में निकलता है, इसी को लिविंग ग्रुप बोलेंगे। मतलब ईथर में लिविंग ग्रुप क्या होता है बच्चों? OR होता है। ठीक, और OR जो होता है बच्चों वो बहुत ही बैड लिविंग ग्रुप होता है, जल्दी नहीं निकलता है। तो जब भी ईथर कहीं रिएक्शन करता है ना बच्चों, वो उसमें से जो OR है वो निकलता ही नहीं। फिर क्या करेंगे सर? जब बच्चों वो निकलेगा नहीं तो निकालना तो पड़ेगा, इसलिए बच्चों ईथर का रिएक्शन कराने के लिए अपन लोग वहां पे एसिडिक मीडियम लेते हैं। तो जब जब रिएक्शन करेगा ईथर तो अपन लोग मिलाएंगे उसमें क्या? एसिडिक मीडियम। और दूसरा पॉइंट ये है बच्चों कि ईथर की रिएक्टिविटी भी बहुत कम होती है, ईथर जल्दी रिएक्शन करता ही नहीं। तो ईथर का रिएक्शन कराने के लिए बच्चों अपन लोग वहां पे क्या लेते हैं? टेम्परेचर कंडीशन। क्या लेते हैं? टेम्परेचर कंडीशन। बिना टेम्परेचर के ईथर की रिएक्टिविटी बच्चों बहुत ही कम होती है, रिएक्शन करता ही नहीं है। एंड तीसरा पॉइंट यह है बच्चों कि ईथर में मान लीजिए ऑक्सीजन की एक तरफ कार्बन की चैन एल्काइल के फॉर्म में है और एक तरफ क्या है? फिनाइल है। ठीक, तो सर अगर मान लीजिए ईथर में एक फिनाइल होगा एक एल्काइल होगा तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? तो बच्चों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, जो एल्काइल होगा, जो ओपन कार्बन चैन होगा उधर ही टूटेगा, क्योंकि बच्चों जो एराइल होता है वो ऑक्सीजन के साथ बहुत ही मजबूत बॉन्ड बनाता है। ठीक, तो देखिए लिखा भी है बच्चों कि इन एल्काइल एराइल ईथर RO बॉन्ड आर क्लीवेज। RO बॉन्ड ही टूटेगा बच्चों, क्योंकि जो बॉन्ड की मजबूती होता है वो एराइल ऑक्सीजन का बीच का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। किसके कंपैरिजन में? एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड के कंपैरिजन में। ठीक, जैसे मान लीजिए बच्चों बहुत सारे ईथर आपके सामने कुछ ऐसे दिए जाए और पूछा जाए क्या ये रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, तो बच्चों देखिएगा ये है, इस ईथर में ऑक्सीजन की एक तरफ एल्काइल है और एक तरफ क्या है? एराइल है। तो बताइए कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा सर? हाँ सर, एल्काइल की तरफ वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि सर ये वाला बॉन्ड कमजोर है और ये वाला बॉन्ड मजबूत है। जी हाँ सर, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मतलब यहीं पे जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा ये निकल जाएगा, यहीं पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब बताइए इसमें सर? हाँ सर, इसमें तो दोनों साइड एराइल है ऑक्सीजन के। हाँ, फिर क्या सर ये रिएक्शन नहीं करेगा क्या? बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी बॉन्ड इधर भी और इधर भी दोनों बॉन्ड मजबूत है। ठीक, हाँ, इसलिए बच्चों ये वाला डाइफिनाइल ईथर रिएक्शन नहीं करेगा। किसी से भी रिएक्शन कराएंगे ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। अगर हम बात करें बच्चों, मान लीजिए ऑक्सीजन की एक तरफ एराइल ग्रुप और एक तरफ बच्चों ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन क्या होता है बच्चों? देखिएगा ये साइक्लिक रिंग है और वहीं से कार्बन की एक चैन एक्स्ट्रा रिंग के अंदर है और वहीं से ऑक्सीजन जुड़ा है बच्चों। तो कभी भी मान लीजिए आपने ये वाला बॉन्ड, आपको पता है ये वाला बॉन्ड तो बहुत मजबूत होगा। हाँ, मान लीजिए आपने बच्चों इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो इस वाले कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, इसका नुकसान हो गया। तो बच्चों ब्रिज हेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए ये भी ईथर रिएक्शन नहीं करेगा। कहने का मतलब एक साइड एराइल ग्रुप हो ईथर में और एक साइड ब्रिज हेड कार्बन वाला रिंग हो तो वो भी कंपाउंड रिएक्शन नहीं करेगा। सर मान लीजिए ऑक्सीजन के दोनों तरफ ब्रिज हेड कार्बन वाली रिंग हो तो क्या रिएक्शन करेंगे? जी नहीं बच्चों, क्योंकि ना ये वाला बॉन्ड टूटेगा, अगर इधर वाला बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल। कहने का मतलब ये वाला भी ईथर रिएक्शन नहीं करेगा। एंड लास्ट पॉइंट ये बच्चों कि ईथर जो होता है वो HF से रिएक्शन करता ही नहीं है। सर क्यों नहीं करता है? क्योंकि बच्चों जो HF होता है उसमें जो फ्लोरीन F माइनस है वो बहुत ही बैड न्यूक्लियोफाइल है, वो जल्दी किसी के ऊपर अटैक ही नहीं करता, क्योंकि F माइनस के ऊपर नेगेटिव चार्ज बच्चों स्टेबल होता है। फ्लोरीन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रख लेता, कहता कोई दिक्कत नहीं, मजे ही मजे हैं, मैं किसी को इलेक्ट्रॉन दूंगा ही नहीं। तो फ्लोरीन माइनस बच्चों जल्दी किसी को इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और वो जब देगा नहीं तो जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं तो रिएक्शन करेगा नहीं। इसलिए बच्चों कि जो HF होता है, और एक तो सोचिए कि ईथर की भी रिएक्टिविटी कम और HF में फ्लोरीन देना नहीं चाहता, तो इसलिए बच्चों ईथर जो होता है HF से रिएक्शन करता ही नहीं। ठीक है, चलिए बच्चों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ईथर किसके किसके साथ रिएक्शन करेगा।
क्या सही है बात? यस सर। तो बच्चों ये जो ईथर होता है जिसे अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं ROR से, ठीक है, ये ईथर HBr और HI के साथ रिएक्शन शो कर सकता है। दूसरा पॉइंट, डाइल्यूट H2SO4 जिसे अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं H2OH+, इससे रिएक्शन करता है। तीसरा, कंसंट्रेट H2SO4 से भी रिएक्शन करता है एंड PCl5 से रिएक्शन करता है। ठीक है बच्चों, तो इतने अपने को पढ़ने हैं और मैं आप लोग को यह बता देना चाहता हूं जो ईथर होता है बच्चों वो HI और HBr के साथ कोल्ड और हॉट दोनों कंडीशन में रिएक्शन करता है। कहने का मतलब अगर डाइल्यूट HI या डाइल्यूट HBr हो, कंसंट्रेट HI या कंसंट्रेट HBr हो, दोनों से रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो बच्चों पहले हम लोग पढ़ेंगे ईथर का रिएक्शन HI एंड HBr के साथ। ठीक, HF के साथ रिएक्शन करता ही नहीं, आप लोग को पता है, और HCl का भी डिसोसिएशन बहुत कम होता है बच्चों, उससे भी रिएक्शन ना के बराबर करता है। इसलिए बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ईथर का रिएक्शन सिर्फ HI और HBr के साथ, एंड हम लोग को डाइल्यूट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन देखना है और अपने को PCl5 के साथ रिएक्शन देखना है। क्या सही है बात? यस सर। तो चलिए बच्चों मैं अब आप लोग को बताने जा रहा हूं कि ईथर की जो जनरल मैकेनिज्म होती है, सभी लोग से रिएक्शन का एक कॉमन मैकेनिज्म है बच्चों, वो मैकेनिज्म अपन लोग पहले देख लेंगे, और अगर वो मैकेनिज्म अपने को समझ में आ गया ना बच्चों, तो रियली बता रहा हूं सभी रिएक्शन आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब बच्चों जो मैं बताने जा रहा हूं उसको आप लोग गौर फरमाइएगा, सही से समझिएगा। जनरल मैकेनिज्म ऑफ ईथर, क्या सही है बात? यस सर। जनरल मैकेनिज्म ऑफ ईथर, क्या सही है बात? यस सर। बच्चों ईथर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ROR से। मान लीजिए बच्चों ये दोनों एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर दोनों साइड एल्काइल ग्रुप सेम होंगे तो अपन लोग बोलेंगे सिंपल ईथर, और अगर दोनों साइड एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो गए तो अपन लोग इसे बोलेंगे मिक्स्ड ईथर। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने आपके सामने एक सिंपल सा ईथर लिया है, ठीक, और आपको पता है बच्चों की जो ईथर होता है उसमें OR ग्रुप बहुत ही बैड लिविंग ग्रुप होता है, जल्दी निकलता नहीं है। इसलिए बच्चों इसका रिएक्शन हम लोग किस मीडियम में कराते हैं? एसिडिक मीडियम में, हमेशा एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? H+ से। मतलब ईथर का रिएक्शन अगर आपको करवाना है तो सबसे पहले आपको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराना है। क्या सही है बात? हां, तो बच्चों मैंने ईथर में मिलाया कोई भी एसिड, H+ हमने प्रोवाइड कर दिया। जैसे ही ईथर H+ को देखेगा तो ईथर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है बच्चों उसके पास क्या है? लोन पेयर। ये तुरंत अपना लोन पेयर किसको दे देगा? H+ को, और H+ आके इससे जुड़ जाएगा बच्चों, कुछ इस तरीके से बनाएगा स्ट्रक्चर ROR। ठीक है, इससे H आके जुड़ चुका है, तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा बच्चों? ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक, हां। अब बच्चों देखिएगा मैं यहां पे इसको R' से दिखा दे रहा हूं, R' से, एक साइड R एक साइड R' से। ठीक, अब देखिएगा बच्चों ये जो हमारे सामने स्ट्रक्चर बना है, ठीक, आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि बच्चों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा होती है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ठीक ठाक होते हैं, लेकिन इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाने से ना ये बौखला जाते हैं बच्चों, ये लोग किसी ना किसी का बॉन्ड तोड़ेंगे, जरूर तोड़ने लगते हैं। तो अब बच्चों हो सकता है ये इस एल्काइल को भगा दे, या हो सकता है इस एल्काइल को भगा दे। और आपको पता है बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, SN1 एंड SN2। हो सकता है यहां पे रिएक्शन SN1 हो सकता है रिएक्शन यहां पे SN2 हो। कहने का मतलब ईथर पहले अपने आप को कन्वर्ट करेगा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराने पे कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा अपने आप को। ठीक, और अब या तो रिएक्शन SN1 होगा या तो SN2 होगा। SN1 कब होगा, SN2 कब होगा, अभी थोड़ी देर में बच्चों मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक, तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए रिएक्शन क्या हो रहा है? SN1, और एक बार मैंने कंडीशन ले लिया, मान लीजिए रिएक्शन क्या हो रहा है? SN2। ठीक, अब अगर SN1 होगा तो आप लोगों को पता होगा बच्चों SN1 में जो हम लोग रिएक्टिविटी देखते हैं वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। कार्ब कैटायन के बेसिस पे बच्चों हम लोग वहां रिएक्टिविटी देखते हैं, मतलब जो कार्ब कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा उसी पे न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा। ठीक, तो बच्चों यहां पे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए लेट्स, मैंने माना कि जो स्टेबिलिटी है कार्ब कैटायन क्या होता है? एल्काइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाए, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसी को बोलते हैं कार्ब कैटायन। मान लीजिए बच्चों हमने जो स्टेबिलिटी है किसका? कार्ब कैटायन का, वो R की ज्यादा है, R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है R' के कंपैरिजन में। ठीक है, तो R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या है बच्चों? R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, किसके कंपैरिजन में? R' के कंपैरिजन में। तो अगर R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अच्छा है ना बच्चों, तो R कहेगा तुम ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज ठीक ठाक है। तो बच्चों ये वाला बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड कब ब्रेक होगा? जब
कार्ब कैटायन आर के ऊपर स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। किसके कंपैरिजन में? आर डैश के कंपैरिजन में। तो बच्चों ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आर डैश OH को लेकर के चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा? आर डैश OH बन जाएगा। क्या सही है बात? हां। और आर के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बच्चों SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन के बेसिस पे देखते हैं। SN1 रिएक्शन मान लीजिए हो रहा है तो हम लोग वहां पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन के बेसिस पे देखेंगे। और मैंने बताया बच्चों कि मान लीजिए एल्काइल जो R है उसके ऊपर कार्ब कैटायन ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये पूरा तरीके से R डैश OH को लेकर चला जाएगा और बन जाएगा R डैश OH। और R के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इसी R के ऊपर बच्चों अब आएगा कौन अटैक करने? न्यूक्लियोफाइल। कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल इसी R के ऊपर आएगा अटैक करने और क्या बना देगा बच्चों? RNU और प्लस क्या बन गया? R डैश OH। तो यही है बच्चों प्रोडक्ट। क्या बात समझ में आ रहा है? हां, ये तब होगा ऐसा जब रिएक्शन SN1 हो रहा हो। मान लीजिए बच्चों रिएक्शन क्या हो रहा है? SN2। और अगर SN2 रिएक्शन होता है तो हम लोग रिएक्टिविटी किसके बेसिस पे देखते बच्चों? स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे। मतलब आपको देखना है बच्चों कि किस साइड एल्किल ग्रुप छोटा है। अगर रिएक्शन SN2 हो रहा है तो हम लोग को देखना है बच्चों एल्काइल ग्रुप किस साइड छोटा है। जिस साइड एल्काइल ग्रुप छोटा होगा ना, न्यूक्लियोफाइल उसी साइड जाके कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। तो बच्चों मान लीजिए रिएक्शन क्या हो रहा है? SN2। तो बताइए बच्चों न्यूक्लियोफाइल किस साइड अटैक करेगा? सर जिस साइड इसमें से जो भी छोटा होगा एल्काइल ग्रुप उसी साइड का बॉन्ड ब्रेक होगा और उसी साइड न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर देगा। तो मान लीजिए दोनों R डैश में मैंने माना बच्चों लेट्स जो साइज है R डैश का साइज जो बच्चों है वो कम है, R की साइज ज्यादा है, R डैश छोटा है। तो बताइए बच्चों इस बार कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? इस बार R डैश वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। और जो न्यूक्लियोफाइल जाएगा SN2 रिएक्शन में बताओ बच्चों वो किस साइड किसके ऊपर जाएगा? R के ऊपर या R डैश के ऊपर? सर जो छोटा साइज का होगा उसी पे न्यूक्लियोफाइल जाएगा। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल जाएगा बच्चों वो R के ऊपर जाएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो OH किसके साथ जाएगा? R के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? ROH प्लस R डैश के ऊपर कौन जाएगा बच्चों? न्यूक्लियोफाइल। और ये प्रोडक्ट बनाएंगे बच्चों। क्या बात समझ में आ रहा है? जी सर। कहने का मतलब बच्चों अगर ईथर SN1 रिएक्शन करने जा रहा है तो वहां पे आप लोग जो दोनों साइड ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप है ना बच्चों, वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जिस साइड कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और अगर मान लो बच्चों ईथर SN2 रिएक्शन करने जा रहा है तो आप लोग देखेंगे किस साइड एल्काइल ग्रुप छोटा है। जिस साइड एल्काइल ग्रुप छोटा होगा उसी साइड जाएगा बच्चों न्यूक्लियोफाइल। जो भी रहेगा न्यूक्लियोफाइल वही जाएगा, कार्बन के ऊपर अटैक करके प्रोडक्ट बना देगा और दूसरा वाला OH को लेकर जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। मतलब बच्चों यही है जनरल मैकेनिज्म ऑफ ईथर। अब सभी में न्यूक्लियोफाइल अलग अलग रहेंगे और अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा बच्चों। क्या बात समझ में आ रहा है? जी हाँ। तो बच्चों मैं अब आप लोग को बताने जा रहा हूं कि कब रिएक्शन SN1 होगा और कब रिएक्शन SN2 होगा। चलिए ये जान लेते हैं, बाकी अब हम लोग को पूरी तरीके से ईथर की सारी चीजें समझ में आ गई है। क्या सही है बात? यस सर। चलिए देखिएगा बच्चों, अब हम लोग देखने जा रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। आपको पता है ईथर के जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे या तो SN1 होंगे या तो SN2 होंगे। कब SN1 होगा या कब SN2 होगा वही हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों। आपको पता है ईथर में अभी जो मैंने जनरल मैकेनिज्म बताया है उसमें जो ईथर के ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़े थे उसमें एक साइड R था एक साइड R डैश था। तो अगर बच्चों R या R डैश के प्लेस पे किसी भी साइड ये वाला ग्रुप आपको दिखाई पड़े CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 ये वाला ग्रुप जुड़ा दिखाई पड़े, या फिनाइल ग्रुप फिनाइल से फिर CH2 और फिर CH2 से ऑक्सीजन जुड़ा मिले, या टर्सरी कार्बन C के ऊपर तीनों साइड से एल्किल ग्रुप जुड़े हैं एल्काइल के फॉर्म में, अगर कभी भी बच्चों इन तीनों में से आपको कभी भी कुछ भी मिले तो याद रखना बच्चों वहां पे मैकेनिज्म हमेशा SN1 होगा। मतलब उसी साइड बॉन्ड टूटेगा और कार्ब कैटायन क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसमें भी रिजोनेंस है इसमें भी रिजोनेंस है और इसमें प्लस आई इफेक्ट बहुत ही ज्यादा है, हाइपर कंजुगेशन बहुत ज्यादा है बच्चों। तो इसी साइड बॉन्ड ब्रेक होगा और यहीं पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब R या R डैश के प्लेस पे अगर ये तीनों कभी भी बच्चों जुड़े रहेंगे तो मैकेनिज्म क्या होगा? SN1 होगा, और नहीं तो बच्चों मैकेनिज्म क्या होगा? SN2 होगा। ठीक है, तो ये आप लोग को पहचान लेना है। कब? ये या ये तीनों भी बच्चों, ये तीनों कभी भी R या R डैश किसी भी साइड जुड़े रहेंगे तो मैकेनिज्म क्या होगा? SN2। नहीं तो क्या होगा बच्चों? तो मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों? SN1। नहीं तो बच्चों क्या होगा? SN2 मैकेनिज्म। क्या बात है, समझ में आ रही है? यस सर। तो बच्चों अगले वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा कि ईथर के जो रिएक्शंस हैं एक एक रिएक्शन अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो
इस वीडियो में बच्चों मैंने आप लोग को बताया कि ईथर किस तरीके से रिएक्शन शो करता है, रिएक्शन कैसे करता है, किससे करेगा किससे नहीं करेगा, और जनरल मैकेनिज्म उसका कैसे होगा। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको समझ में आया और अच्छा लगा तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।